तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एक सक्रिय रूप से जारी रखे होंगे। तो आ गए हैं, आज का स्पेशल दिन है और स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं। और आप लोग का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है आपके शरीर पर सवार होगा और आपके मन में इस ख्याल आ रहा होगा कि सर तैयारी कैसे करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी बेहतर नंबर ला कर दिखाए और अच्छा करके दिखाए। तो इसके लिए हम आप लोगों के मस्ट 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और बहुत ही ज़्यादा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी सहायक होगा। तो एक एक टॉपिक को समझिएगा एकदम अच्छे तरीक़ों से, एक एक करके तोड़ के हम लोग बताएंगे। और आप लोग उस चीज़ को अगर लगेगा कि हाँ ये नोट करने वाले हैं तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो आज का दिन स्पेशल होगा। शुरू करेंगे अर्धवार्षिक स्पेशल। क्या शुरू करेंगे बच्चों? अर्धवार्षिक स्पेशल यहाँ पर है। अर्धवार्षिक स्पेशल की शुरुआत करते हैं और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर नंबर लाइएगा। ये VVI ऑब्जेक्टिव होगा, फिजिक्स का होगा। टोटली हम लोग करेंगे साइंस विषय के अंतर्गत आने वाला जो फिजिक्स खंड है उसी का चर्चा करेंगे। और चलते हैं, समय को बिना गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उससे पहले एक मोटिवेशन बताएंगे ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा बने और आपको ऊर्जा प्राप्त हो और आप बेहतर करने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या है कि कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लो। कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लो, सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाएगी। ठीक है, मतलब आप कड़ी मेहनत करिए, जितना कड़ी मेहनत करिएगा सफलता आपके हाथों में है। जिस दिन कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा आपका जो है सफलता एकदम चमकेगा और आपका सफलता नज़दीक होगा। क्योंकि बिना परिश्रम किए कुछ नहीं होता है। जो सफल हुआ है आप उसके इतिहास को जानिएगा तो आपके नज़र में आएगा कि वो बहुत कड़ी मेहनत किया था। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला का जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो आप बताइए सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं। आपके सामने प्रश्न है और आप इसका आंसर बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है। इस सारी प्रश्न को हम पहले लेसन में अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो आपके इसी प्लेटफॉर्म पर आपको फिजिक्स के पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन आपको एकदम अच्छे नोट्स के साथ उपलब्ध है। तो आप इसका आंसर बताइए। तो प्रकाश की किरण जो गमन करती है कैसी रेखा में गमन करती है? तो आप बताइएगा बिल्कुल सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल कहाँ ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। ठीक, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का क्या है बच्चों? ऊर्जा है। एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट। 8 मिनट जो होता है 20 सेकेंड का। ठीक, अच्छा, सूर्य हमसे कितना दूरी पर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना। आप इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। प्रकाश क्या है? तो आप अगला पॉइंट याद रखिएगा 7 नंबर कि प्रकाश आपका एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। आप इसके अलावा याद रखिएगा प्रकाश से रिलेटेड, ठीक है, कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग भी है। इस तरीके से हम प्रकाश से जुड़ा हुआ 8 प्रश्न को बताए हैं। ठीक है, कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो आप बताइएगा बिल्कुल। चलिए हम चलते हैं आप दूसरा सवाल में। आपका दूसरा सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब होता है कम। आप बता दीजिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मतलब कम होता है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कि निर्वात में होता है कि जल में होता है कि वायु में होता है कि कांच में होता है? ज़रा आप कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमने बताया कि सर निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है,
फिर यहाँ पर देख रहे हैं जल है, फिर वायु है, फिर कांच है। तो आप देखिएगा आपके पास 3 पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है, एक गैस पदार्थ है। एक ठोस है, एक द्रव है, क्या है, गैस है। यहाँ पर लिख देते हैं एक ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ, फिर आपको दे रहे हैं गैस पदार्थ। ठोस में आप ले लीजिए कांच, द्रव में आप ले लीजिए पानी, फिर ले लीजिए इसमें गैस में वायु। तो आप सबसे ज़्यादा देखिएगा तो सबसे ज़्यादा तो निर्वात में, क्योंकि यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, फिर गैस में, फिर आपका द्रव में मतलब पानी में, फिर ठोस में। तो यहाँ सबसे कम कहाँ है, ठोस में। आपका ठोस कौन दिख रहा है, तो आप बताइएगा कि सर कांच है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो आपका कांच में हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। चलते हैं तीसरा, कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप गाड़ी चलाए होइएगा या गाड़ी पर बैठे तो देखते होइएगा कि साइड में रहता है। ड्राइवर क्या करता है, चालक जब भी गाड़ी को साइड देना रहता है तो इधर देख लेता है या उधर देख लेता है, एक ही स्थान पर बैठे बैठे। उसमें जो दर्पण होता है आपका, वो आईना जो होता है आपका, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है। तो आप ज़रा गौर करिएगा उसमें कि प्रतिबिंब छोटा बनाता है और दृष्टि क्षेत्र को बढ़ा देता है, इसीलिए उस दर्पण में आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप बताइएगा कौन दर्पण, समतल दर्पण? बिल्कुल नहीं। कौन हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण। आपका ये अवतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस भी नहीं होगा। कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने हम लोग जान गए। हमारा जो है चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो आपका हेडलाइट होता है मोटर गाड़ी के, हेडलाइट में कौन दर्पण होता है, तो हेडलाइट में जो होता है आपका समतल दर्पण नहीं होता है, उत्तल दर्पण तो साइड मिरर में होता है। आपका कौन दर्पण होता है, आपका अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग बता देते हैं आपको हजामती दर्पण के रूप में, ठीक है। फिर आप याद रखिएगा इसका अवतल दर्पण का उपयोग कि सर्च लाइट में। फिर आप इसको और याद रखिएगा दांत, कान, नाक, गला इत्यादि के बीमारी को पता लगाने में। फिर आप याद रखिएगा सौर कुकर में। फिर आप याद रख सकते हैं सौर भट्टियों में। इस तरीके से जो हम बात यहाँ बताया है, इस जगह पर कौन दर्पण का उपयोग होता है, तो आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, हजामती दर्पण के रूप में, सर्च लाइट में, दांत, कान, नाक, गला बीमारी को पता लगाने में, और सौर कुकर में और सौर भट्टियों में। चलते हैं आगे की प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है, हमारे घर में जो मिरर होता है, जो आप अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। तो आप खड़ा होइएगा तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा, तो बराबर होता है वस्तु के आकार के। आगे याद रखिएगा कि प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। कैसा बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा बनता है। फिर आप याद रखिएगा प्रतिबिंब क्या बनता है, पार्श्व रूप से पूछेगा तो उल्टा बनता है, ठीक है। आप देखिएगा खाते रहिएगा राइट हैंड से, आपको मिरर में देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि 2 समतल दर्पण के बीच अनगिनत प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है, अनगिनत प्रतिबिंब बनता है। फिर 5वां पॉइंट याद रखिएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, अनंत पर। इस तरीके से समतल दर्पण से जुड़ा इतना बात को आप याद कर सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, पार्थिव रूप से उल्टा बनता है, अनगिनत बनता है, और 2 समतल दर्पण की प्रतिबिंब अनंत बनता है, और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है, अनंत पर होती है। चलिए तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, काल्पनिक। क्या हो जाएगा आपका आंसर, काल्पनिक। ऑप्शन यहाँ आगे पढ़ेंगे कि दोनों, नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को बच्चों अच्छे से पढ़ना है। आप ध्यान में रखिएगा कि हड़बड़ में गड़बड़, जल्दी करने के चक्कर में गलती कर लेते हैं बच्चे। पढ़ा हुआ ज्ञान भी वहाँ गलत हो जाता है, पढ़ा हुआ समय दिया हुआ मेहनत सब बेकार हो जाता है। बस बच्चा के कमी होता है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन जब समझ में एक बार में ना आए तो 2 बार में पढ़िए, ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे 6 नंबर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक।
अब लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के, ठीक है, लेंस की क्षमता के आप सूत्र याद रखिएगा, P बराबर 1/f, जहाँ f क्या है तो फोकस दूरी P क्या है, लेंस की क्षमता। अब इसका मात्रक की बात करेंगे, इसका SI मात्रक आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रति मीटर, ठीक, या मीटर इनवर्स। फिर इसका एक मात्रक होता है आपका, जो हम बता रहे हैं, जो फेमस मात्रक है, तो इसका होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या बताता है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता बताता है कि प्रतिबिंब, जो कोई वस्तु का प्रतिबिंब है, कितना कठोरता से बन रहा है, अभिसरण और अपसरण के गुण को बताता है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक यहाँ डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डायोप्टर हो जाएगा, ल्यूमेन नहीं होगा, लक्स नहीं होगा, एंगस्ट्रम नहीं होगा। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कि 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अभी आपको हम एक सूत्र बताए हैं, आपको दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है, P का मान 2 डायोप्टर, हमको क्या निकालना है, फोकसांतर। सूत्र बताए हैं P बराबर 1/f, P का मान 2 रख देते हैं, 1/f, आप f को उधर कर दीजिए, 1/2, आपका आंसर आ गया। लेकिन क्या चीज़ में आया वैल्यू, मीटर में आया, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में बच्चों, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर बदल दीजिए 1/2 और मीटर का मान रख दीजिए 100, तो काटिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया आंसर आपका, 50 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका आंसर देख सकते हैं ऑप्शन क्या चीज़ में है, सेंटीमीटर में है, इसीलिए हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ा है। तो आप अब ऑप्शन बताइए कहाँ है 50 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर क्या चीज़ में है, डी में है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। आपका ए में प्रकाश स्रोत, बी में किरण पुंज, सी में प्रदीप्त और डी में प्रकीर्णन। आप इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बताइएगा, प्रकाश स्रोत मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी में है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो आप बताइएगा क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रदीप्त नहीं होगा और प्रकीर्णन नहीं होगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, एक में ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, कि उत्तल लेंस की जब भी बात करें, दर्पण में भी तो फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता जब भी पूछे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी उत्तल नाम आया तो प्लस, और प्लस मतलब क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। क्या हो जाएगा आपका आंसर, धनात्मक। और अगर आपसे पूछेगा अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आप बताइएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में। इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका मान आपका आएगा माइनस में। लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता के साथ साथ फोकस दूरी भी कि इसका क्या होती है, इसका धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। अगर उत्तल रहता तो धनात्मक, अगर अवतल रहता तो क्या हो जाता, ऋणात्मक। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, एक में अभिसारी लेंस की, दुई उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस पहले समझ लीजिए क्या होता है। उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका मध्य भाग मोटा होता है, किनारा पतला होता है। यहाँ पर चित्र बना देते हैं, ये आपका कौन लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती तो एक जगह केंद्रित कर देती है, इसलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। आप बता दीजिए कि अवतल लेंस को कौन लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, एक में ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल की होता है, तो हमने बताया है क्या होती है, ऋणात्मक। 12, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा छोटा जब भी पूछेगा तो देख सकते हैं कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग किए हैं, तो उत्तल दर्पण इसीलिए प्रयोग किए क्योंकि हमको छोटा प्रतिबिंब के जरूरी होती है। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण। और लेंस की बात करता है, तो लेंस की बात करता है तो आपका अवतल हो जाता है। 13, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3, 4। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, 2 नियम होता है। कितने नियम होता है, 2 नियम।
चलिए 14, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जब उससे किसी वस्तु को देखते हैं तो छोटी से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो उसमें जो लगा होता है आपका उत्तल लेंस लगा होता है। आप ध्यान में रखिएगा कौन लेंस लगा होता है आपका, तो आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 15 नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण एक में है, एक में समतल दर्पण में है, 2 में उत्तल दर्पण, 3 में है अवतल, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो जब भी दाढ़ी बनाने की बात करें तो दाढ़ी बनाना है तो वहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए जिससे नाई को तकलीफ ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन दर्पण? अवतल दर्पण। मतलब हजामती दर्पण के ही रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र हमने बताए थे कि आपतन कोण की ज्या साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है। साइन आई बट्टा साइन आर जो अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है। कौन नियम है? दूसरा नियम है। तो आप देख लीजिए साइन आई बट्टा साइन आर, आपका ऑप्शन किस में? ए में है। ए वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा, गुणन में जोड़ में भी नहीं होगा। साइन आई बट्टा साइन आर होना चाहिए। 17, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, बीच के संबंध। तो हमने ए प्रश्न को एक स्पेशल वीडियो में एफ बराबर r/2 को सिद्ध की है। अगर नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा। एफ बराबर होता है आपका r/2, तो आपका r बराबर हो जाएगा आपका 2f। देख लीजिए ए वाला सही है और ए वाला, दोनों में कोई मिल रहा है तो सही है। तो r बराबर कितना? r बराबर आपका हो जाएगा 2f, सही है बिल्कुल। आपका ऑप्शन f बराबर r नहीं होगा, f बराबर 2/r नहीं और r बराबर f/2 नहीं, आपका हो जाएगा r बराबर यहाँ पर 2f। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दुगुनी होती है। तो गर्मी का मौसम में बच्चों थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आपको हम चलते हैं कौन प्रश्न में? 18 नंबर प्रश्न में चलेंगे। आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ के। आपके एग्ज़ाम बेहतरीन जाएगा, आपका फाइनल एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा और अर्धवार्षिक परीक्षा भी बहुत अच्छा से जाएगा। जब ये चीज़ों को पढ़ के जाइएगा थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस चीज़ों को अगर नहीं समझ में आएगा, जो भी अगर लगेगा कि हम भूल गए तो उसको नोट कर लीजिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। अच्छे तरीके से हम एक एक प्रश्न को अलग अलग करके हम बता रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया है कि अवतल दर्पण के उपयोग में, अवतल दर्पण के उपयोग में ही बताया है कि उसमें सोलर कुकर का भी प्रयोग करते हैं। तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का नहीं, इसका उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। समतल दर्पण का उपयोग करते हैं हमारे घर में जो होता है, घरों में जो दर्पण होता है आपका समतल दर्पण होता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, उत्तल अवतल भी दर्पण नहीं होगा। कौन हो जाएगा? सौर कुकर में अवतल। सौर कुकर क्या होता है? मतलब ऐसा कुकर जिसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से भोजन पकाया जाता है, ठीक है, वो सौर कुकर होता है। लेकिन इसका लाभ भी है तो हानि भी है। लाभ क्या है कि बिना ईंधन के खाना बनेगा, ईंधन की बचत होगा, आपको यहाँ पर देखा जाए तो प्रदूषण नहीं होगा, लाभ है। लेकिन हानि यही है कि इसको बादल वाला दिन में, रात्रि के दिन में आप इस पर खाना नहीं पका सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न, इनमें कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र आपको हम एक स्पेशल वीडियो में, अगर नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से सिद्ध किए हैं। एक वीडियो में आपका दर्पण सूत्र दिए है जो आपके एग्जाम में 6 नंबर में आता है, और नहीं तो 1 नंबर में चुनने के लिए आएगा कि इसका व्यंजक कौन है। तो हमने बताए थे इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप देख लीजिए किस में है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये माइनस में है, यहाँ पर इधर 1/f बराबर 1/f बराबर 1u है, पहले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि v ऊपर दे दिया है, गलत हो गया। यही होगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 20 नंबर है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। हमने बताया है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप बता दीजिए इसके साथ जल में कितना होता है? तो आप बताइएगा जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप बता दीजिए कांच में कितना होता है?
तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा जो भी डाउट लगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। 21 नंबर है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आ गए हम लोग तीसरे लेसन से, प्रश्न सब है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक में कॉर्निया, परितारिका, कि पुतली, की रेटिना या दृष्टि पटल। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, या उसी को बोलते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आप जान गए रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है और किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर। कॉर्निया उसको कहते हैं, कॉर्निया जो होता है ये आँख के सबसे झिल्ली वाला जो पार्ट होता है, जो पारदर्शी होता है, और नेत्र दान में इसी का दान किया जाता है। चलिए, हमारा 21 नंबर सवाल खत्म हो गया। 22 नंबर है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अभी अभी हमने बताया है, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक है तो नहीं, आप काल्पनिक है तो होवे नहीं करेगा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, बिल्कुल सही है। हमने अभी बताए हैं कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। 23 नंबर है, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मतलब आपके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है आपके निकट में, लेकिन वो वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके अंदर कौन दोष होगा। तो आप जब नहीं इस चीज़ को जाने रहिएगा तो आप, बहुत बच्चे लगा देता है कि निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है, तो दोष कौन होगा, निकट दिखे दोष। लेकिन गलत, जब निकट के नहीं दिखे, दूर के दिखे, तो आपके अंदर कौन दोष होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। कौन दोष, दूर दृष्टि दोष। क्योंकि इस दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें बताया निकट इस वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की दिखाई देती है, निकट के नहीं। और इसके दूर करने के लिए उपचार में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बताइएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। कौन लेंस का, अवतल लेंस का। जरा दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए आप बताइएगा किसका, तो आप बताइएगा सर बाइफोकल लेंस का। कौन लेंस का, बाइफोकल लेंस का। चलिए चलते हैं हम 24 नंबर प्रश्न में। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अभी हमने बताया है अवतल से करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बाइफोकल से करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और अब सारी तो जानिए रहे हैं कि अवतल दर्पण को अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहा जाता है, और अभिसारी कहा जाता है आपका उत्तल लेंस को। तो इस तरह से आपका जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर करने के लिए कौन लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जरा में क्या होता है ना, निकट की दिखाई देती है, नहीं दूर की दिखाई देती है, इसीलिए हम लोग दोनों दर्पण का प्रयोग, दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बाइफोकल में कौन कौन लेंस लगा होता है, तो आप बताइएगा। इसमें 2 लेंस लगा होता है, एक लेंस होता है उत्तल और एक होता है दूसरा अवतल। क्या होता है, अवतल। चलिए चलते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। आप बताइएगा कि एक स्वस्थ आंख है, मतलब किसी तरह का निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, मतलब नेत्र दोष नहीं है, तो उस स्वस्थ आंख के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होगा। तो निकट बिंदु आपका जो होता है कम से कम कितना, तो 25 सेंटीमीटर। कम से कम कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। कम से कम कितना याद रखिएगा आप, 25 सेंटीमीटर। अब अधिकतम बात करेगा कितना होता है, तो अधिकतम जो होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो होता है दूर बिंदु अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत। तो आप देख लीजिए 25 सेंटीमीटर और अनंत, अनंत किस में है, तो आप डी ऑप्शन में जाइएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, ए भी नहीं, ए नहीं। चलिए चलते हैं हम क्या नंबर सवाल में, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है हमारा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है। आप बताइए, नीला, उजला, लाल, काला। कोई व्यक्ति चंद्रमा पर है और चंद्रमा पर से जब आकाश को देख रहा है तो कैसा प्रतीत होगा, नीला, उजला, लाल, काला। तो आप बताइएगा काला दिखाई देता है।
और कारण पूछिएगा कारण क्यों, तो इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति वहाँ पर रहता है, तो चंद्रमा पर जब खड़ा रहता है तो वहाँ पर किसी तरह का प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस वजह से कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? आप बताइए 3 की 4 की 5 की 7, तो बताइएगा आप कितना, कौन कौन है? बैजानी पिनाला, इसमें 7 रंग कौन कौन आ रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 रंग कौन कौन आ रहा है। एक में बैगनी, 2 में आपका जामुनी, 3 में आपका हो जाएगा नीला, 4 में आपका हो जाएगा हरा, 5 में आपका हो जाएगा पीला, 6 में आपका हो जाएगा नारंगी, और 7 में आपका हो रहा है कौन रंग? लाल। इस तरीके से यहाँ पर देखे हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिलकर बनना है, तो 7 रंग, बैजानी पिनाला, तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, क्या हो जाएगा? 7। श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को कहते हैं, इसमें 7 रंग होता है। आपको देखना है तो प्रिज्म लाइए और प्रिज्म से देखिए वो प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए चलते हैं 28 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, मतलब जो ज़्यादा दूर से भी दिखाई दे, ठीक है। तो 7 रंगों में सबसे ज़्यादा आपको देखिएगा गाढ़ा रंग, जो दूर से भी देखने में जो खतरे की निशानी के रूप में प्रयोग होता है, या दूर से देखने पे भी क्योंकि वो दिखता है, तो वो आपका रंग होता है लाल। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। कौन रंग हो जाएगा आपका? लाल, ठीक है। खतरे के रूप में, ठीक है ना, रेलवे सिग्नल के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं। तो बैगनी नहीं, नीला नहीं, पीला नहीं, क्या हो जाएगा आपका? लाल। अधिकतम की बात करें, चलिए अब बता दीजिए, आपसे पूछेगा न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम बता दीजिए हमको, ठीक है, न्यूनतम। तो आपसे न्यूनतम जब पूछेगा तो आप लगाइएगा बैगनी पर। किस पर जाइएगा? बैगनी पर मोहर लगाइएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होता है आपका बैगनी का होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? अगर आप तीसरा, पहला और दूसरा लेसन नहीं देखे हुएगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्लेटफॉर्म पर एकदम अच्छे तरीके से हमने बताए हैं, पढ़ के आइए और ऑब्जेक्टिव देखिए, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। ई घटना को कहते हैं प्रकाश, इस जो कोलाइडी विलयन से निलंबित होता है और कणों का प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन सी में आपका है टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। ये सब नहीं होगा। चलिए 30 नंबर है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? जो लेंस होता है धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, वो आपका कौन लेंस होता है? तो मोतियाबिंद होता है। क्या होता है? मोतियाबिंद। ये में दुधिया हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। और ये जो होता है व्यक्ति देखते होइएगा अपने आसपास में, बुजुर्ग व्यक्ति में ज़्यादा होता है ये जो मोतियाबिंद है। और देखिएगा अपने दादी या बगल में दादाजी होंगे, उनको ऑपरेशन होता है और काला चश्मा पहना देता है। चलिए 31 है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखिए किसमें है? परावर्तन, अपवर्तन नहीं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए 32 नंबर है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? तो हमने बताए थे पहला जब दूसरा लेसन बताया था उसमें कि प्रिज्म में कितने होता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 फलक होता है, 9 किनारा होता है और 6 शीर्ष होता है। 5, 9, 6। चलिए 33 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? हमने बताए हैं जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वही खतरे में प्रयोग होगा। और किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है? बैगनी का होता है कि लाल के, कि जामुनी के, नीला की, हरा, पीला, क्या होता है? तो आप बताइएगा कि सर लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसीलिए खतरे का रंग किस खतरे के सिग्नल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। चलिए 34, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को कहा जाता है। हाँ बताइए, एक में नेत्र पटल, ठीक है, 2 में आपका कॉर्निया और सी में परितारिका की पुतली।
प्रकाश जो है आँख के किस भाग से प्रवेश करती है, उस झिल्ली का क्या नाम है? आप कमेंट करके बता दीजिए। तो उस झिल्ली का क्या नाम है? वो झिल्ली पारदर्शी होता है और पारदर्शी झिल्ली को ही बोलते हैं कॉर्निया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉर्निया हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? मतलब एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो आप बताइएगा कि एक एंगस्ट्रम में आपका होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और एक मीटर में कितना एंगस्ट्रम होता है? तो 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। आप देख लीजिएगा, एक एंगस्ट्रम में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं। 36 नंबर है, यहाँ पर 35 हो गया, 36 है। तारे का टिमटिमाना प्रतीत होता है, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते? किस घटना के कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, कि वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण, कि वायुमंडलीय प्रकीर्णन के? इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। मतलब प्रकाश जो है किसी सतह पर टकराया और विभिन्न दिशाओं में छितरा गया, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, की प्रकीर्णन, क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा सर इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, हमारा 38 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपसे पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक। कथी का पूछ रहा है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो आप बताइएगा कि सर क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। आपसे पूछेगा विभव का क्या मात्रक होता है? तो आप बताइएगा इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, भी लिखते हैं। आपसे पूछेगा विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? आपको एक मात्रक आया, लेकिन हम 10 मात्रक आपको बता देते हैं। धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। आपसे पूछेगा फिर किस 4 नंबर में बता रहे हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप बताइएगा कि सर वाट होता है। फेमस मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आप उससे पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप बताइएगा जूल होता है। आपसे पूछेगा कार्य के बाद कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। आपसे 8 नंबर में मात्रक पूछेगा विभवांतर के मात्रक क्या होता है? विभवांतर के मात्रक, तो इसका भी क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। आपको हम 9 नंबर बता देते हैं कि दाब का मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? तो आप बताइएगा पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। आपसे पूछेगा आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आप बताइएगा सर क्या होता है? कूलॉम होता है। इस तरीके से मात्रक एक पूछा, लेकिन हम आप लोगों को 10 इम्पोर्टेंट यूनिट बता दिए हैं और 10 इम्पोर्टेंट भौतिक राशि के यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप यहाँ पे बताए हैं कि प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आपसे पूछेगा विभव का क्या होता है? तो वोल्ट होता है। धारा का क्या? एम्पियर। शक्ति का वाट, कार्य के जूल, ऊर्जा के भी जूल, विभवांतर का वोल्ट, दाब का पास्कल होता है, आवेश का कूलॉम होता है। इस तरीके से हमने 3 यूनिट बताए हैं। चलते हैं आगे की प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। अभी हमने आपको बताया कि विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है? आप बताइए। एक में वाट, की वोल्ट, की ओम, की एम्पियर। तो आप बताइए कि सर एम्पियर बताए हैं। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे की प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 40 नंबर कि विभवांतर का मात्रक होता है। इसका भी हमने अभी बताया आपको कि विभवांतर के मात्रक क्या होता है। तो आप जूल है कि वाट, की एम्पियर, की वोल्ट। तो आप बताइए कि सर कि विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और विभव जो है या विभवांतर कैसी राशि है? तो आप बोलिएगा, आपसे पूछेगा तो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। हमने अभी बताए, वोल्ट नहीं, ओम नहीं, जूल नहीं, क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलॉम होता है। आपसे पूछेगा कि मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना ही होता है, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। इतना होता है। इस तरीके से आवेश का ऐसा ही मात्रक जान गए। ठीक है। अब आया विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो आप विद्युत बल्ब के तंतु होता है जिसको हम लोग फिलामेंट भी बोलते हैं।
तो आप बताइए किस पदार्थ का, किस धातु का बना होता है, एक में लोहा के, कि टंगस्टन के, कि तांबा के, कि सोना के। तो आप बताइएगा कि सर जो विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन। इसी के साथ आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर इसका जो तार होता है क्या चीज़ का बना होता है? आप कमेंट करके बताइए, जान रहे हैं तो आप बताइए। विद्युत हीटर का तार क्या चीज़ का बना होता है? तो आप बताइएगा कि सर नाइक्रोम का बना होता है। क्या चीज़ का? नाइक्रोम का। क्यों? क्योंकि इस सब का उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, गलनांक होता है, उच्च क्या होता है? गलनांक होता है। ये सब जल्दी गलता नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज को सह लेता है। बैटरी से किस प्रकार के जो बैटरी से है किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है? जो बैटरी है उसे किस प्रकार के एसी के डीसी के, एसी और डीसी दोनों इनमें से कोई नहीं। एसी मतलब हुआ प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से जो करंट होता है डायरेक्ट प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं डीसी, और बिजली से जो होता है प्राप्त वो एसी होता है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? डीसी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो अमीटर क्या होता है जान लीजिए। अमीटर होता क्या है जान लीजिए आप, ठीक है। ए मीटर जो होता है इसी को ए मीटर भी बोलते हैं, ए मीटर भी बोलते हैं। ए मीटर को जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, पहले जान लीजिए आप, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछेगा आपसे, प्रतिरोध पूछेगा एक आदर्श ए मीटर के, तो आप बताइएगा कि सर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। प्रतिरोध का क्या काम होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो ए परिपथ में धारा का मापन करता है। क्या चीज़ का मापन? धारा का मापन। धारा का मापन क्या चीज़ में करता है? तो ये धारा का मापन करता है एम्पियर में। क्या चीज़ में करता है? एम्पियर में, ठीक है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम। चलिए आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को। तो ये भी उपकरण है, ये भी यंत्र है, उपकरण है, और इसको जोड़ते हैं आप एक नंबर में याद रखिएगा किस क्रम में? तो समांतर क्रम में। कौन क्रम में? समांतर क्रम में। दूसरा याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इसको क्यों बनाया जाता है? तो ये विभव या विभवांतर का मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है, ठीक है। और क्या चीज़ में करता है विभवांतर का मापन? तो वोल्ट में करता है। क्या चीज़ में करता है? वोल्ट में। इस तरीके से ए मीटर और वोल्ट मीटर से जुड़ा हम इतनी बातों को आपको बता दिए। चलते हैं आपका 45 नंबर प्रश्न, किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा क्या होता है? तो एक शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। शक्ति का क्या है? मात्रक है। और ये शक्ति का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। तो आप याद रखिएगा किलोवाट घंटा, सॉरी यहाँ पर शक्ति नहीं, यहाँ हम लोग लेंगे ऊर्जा का होता है। शक्ति का आपका अशुभ शक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुभ शक्ति। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ऊर्जा का व्यापारिक या व्यवसायी मात्रक होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। आपसे पूछेगा कि ये जो kWh है, kWh होता है किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। या आपसे पूछेगा 1 यूनिट में कितना जूल होता है? तो 1 यूनिट में भी 3.6 × 10 के पावर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। 3.6 × 10 के पावर 1 किलोवाट घंटा में भी 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, और 1 यूनिट में भी 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक से। आपसे पूछेगा ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा भी एक है, आपका स्केलर है, अदिश राशि। आपसे पूछेगा ऊर्जा का और यूनिट क्या होता है? तो जूल भी होता है। और पूछेगा आपसे क्या होता है? तो कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी। आपसे पूछेगा 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी में जो होता है 4.18 जूल होता है। लगभग में कितना ले लेते हैं? तो 4.2 जूल लेते हैं। इतना प्रश्न हमने आपको बनाकर बता दिए कि किलोवाट घंटा kWh किसका मात्रक है? तो एक में धारा का नहीं, समय का नहीं, विद्युत ऊर्जा का। क्या हो जाएगा आपका? विद्युत ऊर्जा का। और विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वाट होता है, या जूल प्रति सेकेंड होता है, या आप बोलिए तो अश्व शक्ति होता है। क्या होता है? अश्व शक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं HP। क्या बोलते हैं? HP, हॉर्स पावर। इस तरीके से 1 HP में कितना वाट होता है? तो आप बताइएगा सर कि 740 वाट होता है।
इतना एक एक प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से जान रहे हैं। इतना चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है हमारा। 46 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। देखिए चुंबक क्या होता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लौहयुक्त पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो चुंबक ऐसा पदार्थ जो लौहयुक्त पदार्थ को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और चुंबक जो विद्युत चुंबक मतलब वैसा चुंबक जो विद्युत से चले, जो विद्युत से कार्य करे, ठीक है। इसका चुंबकीय शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है, मजबूत होती है। और इसमें प्रयोग किया जाता है नर्म लोहा का। किसका, नर्म लोहा का। चुंबक में कितना ध्रुव होता है, तो आप बताइएगा कि सर 2 ध्रुव होता है। कितने ध्रुव होता है, तो ध्रुव कितना होता है, 2 होता है। दोनों का क्या नाम है, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दूसरा को हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। इस तरीके से जाने चुंबक क्या है, चुंबक में कितने ध्रुव होता है और विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है और किसका प्रयोग करता है। तो इस्पात का नहीं, चांदी का नहीं, पीतल का नहीं, नर्म लोहे के, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे के। आपका 47 नंबर प्रश्न आ गया कि हाँ 1 HP मतलब अशुभ शक्ति बराबर, तो ये क्या है, तो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और 1 HP में आपका 1 HP में कितना वाट होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा 746 वाट होता है। कितना वाट होता है, 746। देख लीजिए इसमें है ऑप्शन नंबर ए। 1 HP में कितना वाट, 746, 736 नहीं, 767 नहीं, 756 नहीं। 1 HP में आपका कितना वाट होता है, 746 वाट। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न। अर्थ है 48 नंबर आपका प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। आपसे पूछेगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, कैलोरी होता है कि जूल होता है कि ताप, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे अगर एसआई मात्रक पूछे, मात्रक तो इसका कै गो है, मात्रक इसका क्या है, कै गो है। आप इसका मात्रक जूल भी होता है, ठीक है, कैलोरी भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है, ठीक है। आपको बता दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ऊर्जा का कै गो मात्रक है, लेकिन आपसे अगर पूछेगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक में आप बताइएगा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है एसआई मात्रक के रूप में। लेकिन इसका मात्रक कई होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। हमारा जो 48 नंबर प्रश्न हो गया, आपका जो 49 नंबर प्रश्न है देख लेते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो माइक्रो का मान ही होता है 10 के पावर -6, ठीक है। अगर 10 के पावर -6 है तो इसके मान रखिए, तो 10 के पावर -6 एम्पियर। ए नहीं होगा, ए वाला नहीं, -3 नहीं, क्या हो गया, 10 के पावर -6 एम्पियर। आपका 50 नंबर है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। एक में आकर्षण बल की, प्रतिकर्षण की, गुरुत्व की, चुंबकीय बल। विजातीय मतलब होता है अलग अलग ध्रुव और सजातीय मतलब होता है एक ही जैसा। आप सेम कास्ट के हैं तो सजातीय है, अलग अलग कास्ट के तो विजातीय है। तो आप बताइए जब आप सेम कास्ट के हैं तब क्या होता है, तो और अलग अलग कास्ट के तब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि विजातीय है, अलग अलग कास्ट के है, अलग अलग कास्ट के आवेश है, विजातीय आवेश है, तो उसके बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण की, गुरुत्व बल की, चुंबकीय बल। ये आपका होमवर्क में रहेगा, HW में रहेगा, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर दिक्कत परेशानी होगा तो अगले क्लास में आपको इस प्रश्न को जब हम पढ़ाते रहेंगे तो उस समय आप कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और बता देंगे इसका आंसर क्या होता है। तब तक के लिए जय जय। आज का दिन स्पेशल ओनली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।